नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन रेस्ट एपीआई के ब्लूप्रिंट के बारे में। मतलब कैसे मुश्किल लगने वाले सिद्धांतों को एकदम आसान एक्शनेबल स्टेप्स में बदला जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक एक करके हम एक बेहतरीन एपीआई बनाने के करीब पहुंचेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर सिक्योरिटी और फ्यूचर प्रूफिंग तक सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए नींव की बात करते हैं। आखिर ये रेस्ट एपीआई है क्या चीज़? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है। ये मॉडर्न वेब कम्युनिकेशन की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। और ये सवाल पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी और एक बुरी एपीआई में सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सोचिए, एक खराब डिज़ाइन वाली एपीआई क्या करती है? वो डेवलपर्स के लिए बस एक सिरदर्द है, कन्फ्यूजन, सिक्योरिटी का खतरा, फ्रस्ट्रेशन। और होता क्या है? अंत में लोग उसे इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि रेस्ट कोई बहुत सख्त प्रोटोकॉल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये नियमों का एक सेट है। कुछ गाइडलाइंस हैं जिन पर सबने सहमति जताई है। और इसी वजह से दुनिया भर के अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे से इतनी आसानी से और स्मूथली बात कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है तो चलिए एपीआई के उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे पहले नजर आता है, यानी एंड पॉइंट पाथ्स। यहीं से कोई भी क्लाइंट ऐप हमारी एपीआई से बातचीत की शुरुआत करती है। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। अपने रिसोर्सेज के लिए हमेशा नाउन्स यानी संज्ञा का इस्तेमाल करें। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि जो HTTP मेथड्स हैं जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट, वो तो पहले से ही वर्ब यानी क्रिया का काम कर रहे हैं। गेट आर्टिकल्स बोलने का मतलब है जाकर आर्टिकल्स लाओ। ये थोड़ा अजीब है ना? जबकि गेट/आर्टिकल्स एकदम सीधा, साफ और सटीक। URL के जरिए जानकारी भेजने के 2 मेन तरीके हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है पाथ पैरामीटर। ये खास रिसोर्स की पहचान करता है। जैसे /cars/123 का मतलब है मुझे कार नंबर 123 चाहिए। सिंपल। दूसरा है क्वेरी पैरामीटर। ये पूरे कलेक्शन को फिल्टर या सॉर्ट करने के काम आता है। जैसे /cars/color=blue का मतलब है मुझे सारी नीले रंग की कारें दिखाओ। अब बात आती है नेस्टिंग की, यानी डेटा के रिश्तों को कैसे दिखाया जाए। देखिए, एक आर्टिकल के कमेंट्स के लिए /articles/article_id/comments जैसा पाथ बनाना एकदम लॉजिकल है, समझ में आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। मतलब 2 या 3 लेवल से ज्यादा नेस्टिंग से बचना चाहिए, वरना पाथ इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब फोकस करते हैं उस डेटा पर जो इस स्ट्रक्चर के अंदर बहेगा। सीधी भाषा में कहें तो वो भाषा जिसमें हमारी एपीआई बात करेगी। डेटा हैंडलिंग का नियम नंबर 1 और शायद सबसे जरूरी, हमेशा जेसन का इस्तेमाल करें। बस, ये वेब पर डेटा ट्रांसफर का एक तरह से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है। इससे क्लाइंट और सर्वर के बीच कंपैटिबिलिटी की कोई टेंशन नहीं रहती। और हाँ, जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो सही सिग्नल देना बहुत जरूरी है। एक साफ सुथरा एरर कोड किसी भी डेवलपर के लिए वरदान जैसा होता है। ये कुछ सबसे कॉमन कोड्स हैं। ये सीधे सीधे बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसे फटाफट ठीक किया जा सके। अच्छा, अब बात करते हैं बड़े डेटा सेट्स की। इनको संभालना अपने आप में एक कला है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा सर्वर और क्लाइंट दोनों ही बैठ जाएं, तो फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और पैजिनेशन जैसे फीचर्स देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस सुधरती है, बल्कि क्लाइंट को सिर्फ वही डेटा मिलता है जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। एक एपीआई को अपनी सिस्टम का दरवाज़ा समझिए, और जाहिर है इस दरवाजे पर एक बहुत मजबूत ताला लगाना पड़ेगा। देखिए, सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बाद में देख लेंगे। इसे शुरू से ही ध्यान में रखना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन के लिए JWT यानी JSON वेब टोकन एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हर एक रिक्वेस्ट के साथ यूजर नेम, पासवर्ड भेजने की जरूरत खत्म हो जाती है। एक बार लॉगिन हुआ, क्लाइंट को एक टोकन मिल गया और वही उसकी पहचान का सबूत बन जाता है। तो ये जो 4 स्टेप्स का फ्लो है, ये यूजर सेशंस को मैनेज करने का एक सिक्योर और स्टेटलेस तरीका है। अब स्टेटलेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्वर को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा यूजर कहाँ पर है।
हर रिक्वेस्ट अपने आप में पूरी होती है और इसी वजह से सिस्टम को स्केल करना यानी बड़ा करना बहुत आसान हो जाता है। ये एपीआई सिक्योरिटी में होने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है। होता क्या है, एपीआई ये तो चेक कर लेती है कि हाँ यूजर लॉगिन है, लेकिन वो ये चेक करना भूल जाती है कि क्या इस यूजर को ये वाला खास डेटा देखने का हक है भी या नहीं। सिर्फ लॉगिन होना काफी नहीं होता, सही परमिशन होना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक और गोल्डन रूल, यूजर से आने वाले किसी भी इनपुट पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। इंजेक्शन अटैक से बचने का सिर्फ एक ही पक्का तरीका है, एपीआई में जो भी डेटा आ रहा है उसे सख्ती से वैलिडेट करो, फिल्टर करो और सैनिटाइज करो। और सोचिए, अगर कोई अटैकर आपके सर्वर पर एक साथ हजारों लाखों रिक्वेस्ट्स भेज दे तो क्या होगा? सिस्टम बैठ जाएगा। इसी को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और इससे बचने के लिए रेट लिमिटिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें ये तय करना होगा कि कोई एक यूज़र या क्लाइंट 1 मिनट में या 1 घंटे में कितनी रिक्वेस्ट्स भेज सकता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, एक शानदार एपीआई सिर्फ आज के लिए नहीं बनाई जाती, उसे हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि वो आने वाले बदलावों और नई ज़रूरतों के लिए भी तैयार रहे। इसीलिए अपनी एपीआई को पहले दिन से ही वर्जन करना शुरू कर दीजिए। /v1/v2 जैसे सिंपल पाथ प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें। इससे होता यह है कि जब आप कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो पुरानी यूजर्स की एप्स टूटती नहीं हैं, वो आराम से V1 इस्तेमाल करते रहते हैं और नए लोग V2 पर आ सकते हैं। दोनों वर्जन एक साथ चल सकते हैं। और परफॉर्मेंस के लिए कैशिंग एक जादू की तरह काम करती है। जो डेटा जल्दी जल्दी नहीं बदलता उसे कैश कर लीजिए। इससे बार बार डेटाबेस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, लोड कम होता है और रिस्पॉन्स टाइम एकदम रॉकेट की तरह तेज हो जाता है। कैश कंट्रोल हेडर से क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि डेटा कितनी देर तक कैश रखना है। नतीजा, एक तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव एपीआई। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? वो एक शब्द में है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जब हम वेब स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं और हर चीज में एक जैसा तरीका अपनाते हैं, तो एपीआई को समझना, उसे इस्तेमाल करना और उसे मेंटेन करना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो इन सारे सिद्धांतों को जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अगले प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सी एक चीज सबसे पहले लागू की जाएगी, क्योंकि बस इसी एक कदम को पहचानने से ये सारा ज्ञान एक्शन में बदल जाता है। और इसी तरह हम सब मिलकर बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद एपीआईज बना सकते हैं।